नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड आप सबके लिए हाजिर है। आज एक और चर्चा कर लूँ। हमारे एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स ग्रुप। आज दिन में इस ग्रुप में एक पोस्ट आई थी सीएमई से संबंधित, और मैंने उस पोस्ट पर एक अपनी छोटी सी टिप्पणी लिखी थी कि विभिन्न प्रकार के सीएमई जो चलते हैं या चलाए जाते हैं वो केवल मेडिसिन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर के माध्यम से या उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो रिप्रेजेंट करते हैं, केवल उन कंपनियों की दवाओं के प्रचारार्थ सीएमई का एक फोकस दिया जाता है। तो उन्होंने घूम करके उस पर किसी ने लिखा कि आप भी अपनी किताबों को बेचने के चक्कर में अपना ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। मुझे हंसी भी आई और फिर मैंने बहुत कुछ लिखा भी उस पर। अगर मैं अपनी किताब को बेचने के चक्कर में ये ऑनलाइन क्लास चलाता तो मेरी पहली किताब आई 11 जनवरी 2021 को, और दूसरी बुक आई 25 जून को मान लें, चूँकि 20 जून को 18 जून को इसको मान लें, क्योंकि 18 जून को इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो 11 जनवरी 2021 और 18 जून 2022, और क्लास हमारा कब से चल रहा है? 17 अप्रैल 2020 से। तो 17 अप्रैल 2020 से लेकर के 10 जनवरी 2021 के बीच में न तो अनिल श्रीवास्तव की बुक आई थी, न तो अनिल श्रीवास्तव के पास बुक बेचने का कोई प्लान था। बुक तो हमारे श्रोताओं की डिमांड पर मुझको लिखना पड़ा। मैं तो क्लास ले रहा था, जैसे आज बात आपसे कर रहा हूँ ऐसी बात मैं पहले भी करता था और तरह तरह के विषयों पर बात करता था, और वो सब प्रमाण है मेरे। अगर आप मेरे बैक में जाएंगे और मेरे फेसबुक आईडी को खोलेंगे या मेरी विभिन्न आईडी को खोलेंगे तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा कि मैंने क्लास कब कब लिया है, किन किन समय लिया और कितने लंबे लंबे क्लास लिए हैं। हमारे कई साथियों ने, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है राय साहब यादव लुधियाना का, और उनके साथ कई सीनियर साथी जो लगभग 50 की उम्र क्रॉस कर चुके थे, 55 की उम्र 60 के आसपास पहुंच चुके थे, उन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि आप जो बोल रहे हैं उसको एक पुस्तक लिख डालिए। और मैंने पूछा कि अगर मैं पुस्तक लिखता हूं तो मेरी पुस्तक लेगा कौन? क्योंकि भारत में तो बहुत सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बुकें आई हैं और सबकी अलमारियों में रखी हुई सजी हुई हैं। तो लोगों ने कहा हम लोग लेंगे, और लोगों ने एडवांस बुकिंग करना शुरू किया, हमको एडवांस पैसे भेजना शुरू किया। जब मैं उनके एडवांस बुकिंग के कर्ज से दब गया तो मैंने कहा अब तो मुझे बुक लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने बुक का लिखना आरंभ किया। बुक मेरी लिखी भी गई, छप भी गई, इनॉर्डिनेट भी हुई, और लोगों ने मांग भी किया, और पूरे देश और विदेश में भी उसकी डिमांड बढ़ी। मुझे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सेकंड स्पेल में फिर प्रिंट करवाना पड़ा। फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात आई। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी साथियों ने कहा कि आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी लिख डालिए। मैंने वो भी लिख दिया। फिर लोगों ने कहा कि इनकी किताबें बिकती कम हैं, इसलिए बार बार किताबों का प्रचार कर देते हैं या पोस्ट अपनी डाल देते हैं। अब कितने लोगों के पास किताबें जा चुकी हैं ये तो आप सब स्वयं जान रहे हैं, और लगातार जा रही हैं। और किताबें ऐसा नहीं कि एक दो जा रही हैं। ये देखिए इतना मोटा बंडल है ये किताब का। ये जा रहा है मिस्टर रविंद्र कुमार, वार्ड नंबर 15, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। उन्होंने पूरे 5 सेट बुक मंगवाई, हमारी पहली बुक भी और सेकंड बुक भी। तो ऐसा नहीं मेरी किताबें नहीं जा रही। इसके बाद ये देखिए, ये सब किताबें पैक हैं जो जा रही हैं कल। इनमें है मिस्टर कीर्ति भाई भावनगर गुजरात से, मिस्टर मोहर प्रसाद जी हैं सिवान बिहार से, और बंसीलाल पटेल खांडवा मध्य प्रदेश से। ऐसा नहीं कि यूपी में ही जा रही हैं सब, या हमारे आसपास के मित्र ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। किताबें पूरे देश में जा रही हैं। इस किताब की लोकप्रियता है, और लोकप्रियता इसलिए कि इसको आपने स्वयं अपनी मांग पर मुझसे लिखवाया है। तो अनिल श्रीवास्तव ने ना तो बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन चलाया, न तो अपनी लोकप्रियता के लिए ऑनलाइन चलाया। मैंने तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस क्लास को चलाया था, और आज भी मेरी मुहिम जारी है। मैं तो इस क्लास को बंद करना चाहता था, लेकिन आप सब ने इस बात की डिमांड किया कि आप जब तक आपके सांस रहे तब तक आप इस क्लास को चलाते रहें। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मेरा तन साथ मुझे देगा आपके बीच आने के लिए, तब तक मैं अपने समय को आपको देता रहूँगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार पर बोलता रहूँगा।
अब वो बहस आगे क्या हुई इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। बात हुई कि पेटेंट मेडिसिन का आप विरोध क्यों करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि पेटेंट मेडिसिन का विरोध मैं नहीं करता। होम्योपैथी की मान्यता के पहले होम्योपैथी के मदर टिंचर, उसके डाइल्यूशन से लोग अच्छी प्रैक्टिस करते थे। हमारे गोरखपुर के डॉक्टर बनर्जी, जिनका नाम पूरे विश्व में विख्यात था होम्योपैथी की अच्छे प्रैक्टिशनर्स में, कानपुर के डॉक्टर गोपाल जी, कोलकाता पूरा होम्योपैथी के विशेषज्ञों से भरा ही पड़ा है। ये जितने पुराने विशेषज्ञ होम्योपैथी के थे, इन्होंने कभी भी होम्योपैथी में किसी बायोकेमिक का प्रयोग नहीं किया, किसी पेटेंट ऑइंटमेंट या सिरप या कफ सिरप का प्रयोग नहीं किया, या कोई टॉनिक का प्रयोग नहीं किया। होम्योपैथी की मान्यता के बाद बायोकेमिक जाकर के उससे जुड़ा और उसका लोगों ने सीखना आरंभ किया, लोगों ने उसका प्रयोग करना आरंभ किया और कुछ नए डॉक्टरों ने उसके प्रयोग अपने होम्योपैथिक दवाओं के साथ उसको भी लिखना शुरू किया। लेकिन जो वरिष्ठ होम्योपैथ थे, उन्होंने कभी किसी पेटेंट का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी मूल औषधियों पर ही रोगियों को देखना उचित समझा। उसी तरीके से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक सीनियर चिकित्सक की हैसियत से आप सबको सलाह सिर्फ देता हूं कि आप स्पेल्जिक एसेंस के D3 से आप प्रैक्टिस करके देखें और अपने रोगियों को ठीक करें। पेटेंट मेडिसिन मान्यता के बाद का प्रसंग है। पेटेंट मेडिसिन आज जो लोग बेच रहे हैं वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों को चिकित्सा के नाम पे अपंग कर रहे हैं और उनको झोला छाप बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पेटेंट मेडिसिन लिखते हैं कि ये दवा हमारी फीवर में काम करेगी, तो उनके पास फीवर की दवा आपने पहुंचा दिया, आपने उनको एक तरीके का नशा दे दिया और अब आपसे उन्होंने 10 पैकेट ले लिया, 10 रोगियों को दे दिया। अब अगला रोगी आया तो आपसे फिर दवा मंगा लेंगे। लेकिन अगर उनके पास स्पेल्जिक D3 है और उससे वो एक 30 ml की शीशी से कम वो 200 रोगी देख सकते हैं। लेकिन आपके पेटेंट के लिए 200 रोगियों को देखने के लिए उनको 200 पैकेट मंगाने पड़ेंगे और उसका पेमेंट आपको जाएगा, आपका बिजनेस चलेगा। आप जरा डॉक्टर की स्थिति समझ लीजिए। डॉक्टर आपकी उस पेटेंट को उठा करके फीवर के नाम पे दे रहा है। डॉक्टर उसके कंपोजिशन पर ध्यान नहीं दे रहा कि आपने उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा मिलाई कि नहीं मिलाई, उसका परसेंटेज क्या है, जो भी है। हमारे एक साथी ने तत्काल कमेंट किया कि आप परसेंटेज की बात करते तो मैं परसेंटेज भेज देता हूँ। उन्होंने लिखा, मैंने नोट किया कि एक डिब्बे पर उनके लिखा था A2 14.1%, C2 14.1%, WE से लेकर के उन्होंने 10 दवाएं उस पर मिलाई और सबका 14.1% लिखा और नीचे लिखा डिस्टिल वाटर 83.3%। अब मैं उन महाशय से पूछना चाहता हूं कि ये जो 14.1% आप लिख रहे हो, ये 14.1% आप क्या बताना चाहते हो? कि होम्योपैथिक मदर टिंचर से आपने 14.1% वाला डाइल्यूशन लिया है जिसमें शेष एल्कोहल मिला हुआ है, आपने उसका प्रयोग किया है, या अगर आपने इन दवाओं का प्रतिशत 100 के अंदर बराबर किया है तो 83% जब आपने जल मिला लिया तो बाकी दवाओं का परसेंटेज 17 ही तो बचा। 17% में आपने इसको बांटना शुरू किया होगा, या दवाओं के टोटल स्ट्रेंथ का आप 14.1% दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि आप बड़े अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो इसको समझने का प्रयास करें। तो मैं तो बहुत कुछ समझ चुका, 37 साल बिता चुका और बिताते बिताते तमाम लोगों को देख चुका। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनी के पेटेंट मेरे पास प्रयोग के तौर पे आए हैं। अभी भी मेरे अलमारी में लगे हुए हैं कुछ जो पेटेंट आए जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं कि वो क्या काम करते हैं, उनका परसेंटेज क्या है। चूंकि आ गए तो मैंने उसको किनारे कर दिया। मैं किसी रोगी को प्रेफर नहीं करता, मैं किसी रोगी को देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं D3 से प्रैक्टिस करके डॉक्टरों को एक मुहिम देना चाहता हूँ। वो वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बने, वो कल को झोला छाप की श्रेणी में ना आए कि उनको अगर पेटेंट नहीं मिला तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पेटेंट बेचिए, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आप, उन्होंने कहा कि हर चिकित्सा पद्धतियों में लोग बनाते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फार्मेसी किताबों में लिखा हुआ ग्लिसरीन का प्रयोग कीजिए, अल्कोहल का प्रयोग कीजिए, तमाम तरह के मटेरियल का प्रयोग कीजिए। तो किताबें क्या बता रही हैं और किताबें किन लोगों ने लिखा है? किताबें उन्हीं लोगों ने पहले लिखा था जो मिक्सोपैथी करते थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर करने वालों ने कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी किताब नहीं लिखी थी। जो हमारे पूर्वजों की किताबें आई थी वो लोग इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी किताबें दिया करते थे। तो वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना, उससे रोगी को ठीक करना, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए बहुत बड़ी मुहिम है। और पेटेंट के नाम पे जो लोग बिजनेस करते हैं
पेटेंट के बिजनेस में प्रैक्टिशनर्स को आप साइड बिजनेस कर लीजिए। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपको अगर पेटेंट लेना ही है तो पेटेंट आप लें, लेकिन अपनी मूल 38 औषधियों की प्रैक्टिस को कभी भी ना भूलें। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी भावनाओं को बेहतर समझने का आप प्रयास करेंगे। मैं आपको भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिशनर्स को आगे बढ़ाने में अपनी एक यात्रा कर रहा हूँ, और इस यात्रा का अंत मान्यता तक ही नहीं है। मान्यता मिलने के बाद भी मेरा ये क्लास जारी रहेगा। अभी तो आईडीसी हमसे बात सुनने के बाद फिर कोई पुनर्विचार करेगी, फिर कोई डेट देगी, फिर कोई उस पर लेटर तैयार करेगी। अभी ये लंबा प्रोसेस है, इसको बहुत जल्दी आसानी से या हवा में लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नजरें बनाए रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाए रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दीप को जलाए रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जीने की आदत डालिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।